ऐसे स्टेटमेंट सारी की सारी ऑल ALL सारी की सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। एक्यूरेसी पहले कंप्लीटनेस को डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीटनेस क्या है कि सारी सेल्स आ गई कंप्लीट, मिस तो नहीं हुई, इनकम्प्लीट तो नहीं रह गया। सारे एसेट्स, सारी लैंड्स, सारे स्टॉक्स, सारे डेटर्स, सारे क्रेडिटर्स, सारी लाइबिलिटीज, सारी प्रोविजंस, सारी परचेजेस, सारे एक्सपेंसेस, ये कंप्लीटनेस है। एक्यूरेसी है कि जैसे कहते हैं कि यार ये ठीक लग रहा है, ट्रू है, पिक्चर सी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। एक तीसरी चीज़ क्लासिफिकेशन, ठीक जगह पे है, ठीक है। कंप्लीटनेस को जब भी आप जहन में आपने ऑल कहते हैं, ऑल, इसको ये वर्ड आहिस्ते से मैंने चेंज कर देना आगे जाके ना, जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे एक वर्ड आता है, देखें चलो मैं अभी बता देता छोटी सी बात। जब हम ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट तो हम देख लेते हैं मिसस्टेटमेंट्स को, कि मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं अकाउंट्स में, ये देखते हैं ना, ऐसे ही है ना। फिर कोई मिसस्टेटमेंट मिल जाए, देखते हैं कि मटेरियल है या इमटेरियल, ML में चली जाती है, मटेरियल रिपोर्ट में, यही होता है ना। अच्छा, मिसस्टेटमेंट क्या होती है? बिग डिफरेंस बिटवीन अमाउंट दैट इज रिपोर्टेड, यही है। अच्छा, दैट इज रिपोर्टेड 80,000, दैट शुड हैव बीन रिपोर्टेड 1.5 लाख, 70,000 की मिसस्टेटमेंट आ गई। अब क्या है, जो होनी चाहिए थी 1.5 लाख, ये कितनी आ रही है? क्या स्टेटेड है ये? अंडर स्टेटेड। होनी चाहिए थी 80,000, है 2 लाख, क्या है ये? तो मिसस्टेटमेंट कैसे होती है? या अकाउंट्स और बैलेंस शीट की आइटम्स, या समझ गए? अगर अंडर स्टेट, अब आपको नहीं पता, आप तो ऑडिट कर रहे हैं नियाग्रा मिल्स का, डेटर्स आ रहे हैं, आपको नहीं पता ओवर स्टेटेड अंडर स्टेटेड है, आप क्या करेंगे? अब दोनों तरह के टेस्ट करेंगे। पहले देखेंगे यार ओवर स्टेटेड तो नहीं, उसके लिए प्रोसीजर अलग है, पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर 5-6 में। तब देखेंगे यार ये अंडर स्टेटेड तो नहीं, समझ, उसके लिए प्रोसीजर्स। जब ये बात कर रहे हैं ना अंडर स्टेटेड तो नहीं है, तो कौन सी सेशन है? अंडर स्टेटेड। कौन सी सेशन है? अंडर स्टेटेड एजेशन में से कौन सी लग रही है? कंप्लीटनेस। क्या अंडर स्टेटमेंट मतलब क्या है? कि सारी की सारी एसेट्स आ गए, सारे डेटर्स आ गए, यही है ना अंडर स्टेटमेंट। व्हेन वी आर लुकिंग फॉर अंडर स्टेटमेंट, हम कौन सी एजेशन देखने होंगे? कंप्लीटनेस। समझ गए? ये हम आगे ऐसे चलते रहेंगे ना, आगे तो इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। बेटा मुझे मार्केट्स वाला ला दीजिएगा ज़रा। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं, देखिए बात हम यूज़ करेंगे कॉमन सेंस, ठीक है। जैसे कल परसों मैंने बड़ी बेसिक सी बात की समझाने के लिए कि ओवर डोज देता तो उल्टी आने लग जाएंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बदहज़मी हो जाएगी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता डोज दे रहा हूँ, ठीक है। हम मैंने क्या कहा, अगर लैंड है, ठीक है, तो लैंड की क्या देखेंगे? अगर वैल्यूशन चेक करें, सॉरी अगर कॉस्ट मॉडल है वैल्यूशन का तो रजिस्ट्री, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है या रिवैल्यूशन मॉडल है तो रिवैल्यू से रिपोर्ट ही पड़ा ना हमने। फिर मैंने लैंड को निकाल दी वीडियो से, मैंने कहा अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर की रजिस्ट्री नहीं होगी, उसकी क्या होगी? इनवॉइस, ठीक है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप 2 बच्चे गए हैं, आप दोनों गई हैं ऑडिट करने डिफरेंट कंपनी में। एक ही कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग बनी बनी खरीदी है, लैंड एंड बिल्डिंग, वही लैंड एंड बिल्डिंग है,
या वही बिल्डिंग है, चलो बिल्डिंग, लैंड तो डिस्कस कर लिया हमने, वही बिल्डिंग है, बनी बनाई खरीदी है, इसकी क्या होगी? रजिस्ट्री। ठीक है, आप गई थी, आपने क्या कहेंगे? रजिस्ट्री दिखाएं मुझे, अगर कॉस्ट मॉडल है और मैंने टाइटल भी चेक करना है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी चेक करने हैं ना, उसके लिए भी रजिस्ट्री चाहिए। ठीक है, वो जहाँ गई हैं वहाँ उन्होंने बनी बनाई वही बिल्डिंग है, एक जैसी, एक ही आर्किटेक्ट ने बनाई है, नक्शा भी जैसा है, उन्होंने क्या किया है? खुद डेवलप किया है। वहाँ पर रजिस्ट्री होगी, वहाँ क्या होगा? सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत, लेबर, पेंट। समझ गए? अब मैं एक आपको जेट का तरीका नहीं बता सकता कि चाय बनानी है, पानी रख दें, आंखें बंद करके उसमें पत्ती फेंक दें, आंखें बंद करके चीनी फेंक दें, उबाला दिलवाएं, उसको जरा वो करें और चाय पिया। नहीं हो सकती यहाँ पे ऑडिट में। यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा आपको? एक ही बिल्डिंग है, एक ही आर्किटेक्ट ने बनाई है, साथ साथ दीवारें इकट्ठी हैं, एक का ऑडिट और तरह से होगा, दूसरे का और तरह से। तो मैं आपको एक तरीका कौन बताएगा आपको? कॉमन सेंस। और डिफरेंट सर्कमस्टांस में कॉमन सेंस डिफरेंट तरीके से प्रिवेल करेगी। ईच सर्कमस्टांस, ईच जो है ना, जो है ऑडिट हैज इट्स ओन कंडीशंस। तीसरा, उसी तरह की बिल्डिंग है, ठीक है, लेकिन वहां पर लैंड एंड बिल्डिंग आई नहीं रही क्योंकि वो रेंटेड है। वो वहां क्या आएगा? राइट ऑफ यूज एसेट। पढ़ लिया राइट ऑफ यूज एसेट? लीज पढ़ लिया? चले आप वहां पे लीज एसेट्स आ रहे होंगे। सामने होंडा, लैंड एंड बिल्डिंग तो है ना, लेकिन होंडा के अकाउंट देखें, ना लैंड मिलेगी ना, क्यों? उसने रेंट पे ली हुई है, किससे? अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की पर्सनल प्रॉपर्टी को लीज पे लिया हुआ, उसको रेंट दे रहे हैं। सर्कमस्टांस चेंज होंगे ना। वही लैंड थी, कभी वो IAS 2 में आती है, कभी IAS 16 में आती है, कभी 14 में। ठीक है, तो मैं वो एक तरीका, ये सेंस कैसे प्रिवेल होगी? हर सर्कमस्टांस डिफरेंट, हर ऑडिट डिफरेंट है। ठीक है, केयर फार्मेसी का ऑडिट करते हैं, 33 ब्रांचेस हैं, एक हेड ऑफिस है, 1 रुपए की लैंड नहीं, 1 रुपए की बिल्डिंग, सारी की सारी रेंटेड है। ठीक है, समझ गए? चार ब्रांचेस उनकी अपनी नहीं है, फ्रेंचाइज है, बाकी खुद यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं। 3-4 क्या है आपको शक्ल से वही ब्रांच लगी है, ये केयर फार्मेसी, ये भी केयर फार्मेसी जैसी, लेकिन सर्कमस्टांस उन फ्रेंचाइज की जो सेल परचेज है और केयर फार्मेसी की सेल परचेज सिर्फ कमीशन आएगा वहां से। 2 दुकानें हैं, आपस में 2 किलोमीटर का फर्क है, एक की प्रॉफिट एंड लॉस इनकम है, प्रॉफिट या गेन या लॉस, दूसरे की सेल का 1% आपका कमीशन है। अब हम कर सकते हैं एक कि स्केयर की ब्रांच है, 33 ब्रांचें हैं, 33 एक तरीका लगा सकते हैं, नहीं लगा पा रहे। समझ गए? तुम जैसे जैसे आगे आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा विजन, जैसे आज मैंने कुछ 4 पॉइंट नई डोजेज दी हैं, ठीक है ना, ये मैं देता रहूँगा इंशाल्लाह। हमारी ये चीज़ें बेहतर होती रहेंगी, सीखते रहेंगे ऐसा ऐसा। अभी मैं खुद ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाता, ठीक है। आगे जाके हमने पकड़ना कान से ओवर स्टेटमेंट के क्या प्रोसीजर है, अंडर स्टेटमेंट कैसे करेंगे चेक, क्या वे आउट है हमारे पास, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, एक एक हेड को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलेंगे आगे शुरू करें। आज ऑन कर दीजिए। हम ऑडिट कैसे करते हैं जी?
ऐसे ही है। ऑडिट प्रोसीजर में याद रखना है 2 तरह के होंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूरा लिखना है आपने, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और स्टैंडर्ड कहता है कि मुंह उठा के ऑडिट नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, प्लान, उसके बाद क्या करना है, रिस्क असेसमेंट करें। क्या करें, रिस्क असेसमेंट करें, ठीक है। फिर जैसा रिस्क है, जैसा वैसे, ठीक है। अगर एक जगह रिस्क हाई है, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स रिस्क हाई है, क्या करेंगे, ज़्यादा सैंपल लेंगे, ज़्यादा स्टाफ, सीनियर स्टाफ, अच्छा रिव्यू, अच्छी सुपरविजन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर रिस्क लो है तो इग्नोर नहीं करना, प्रोसीजर्स कम कर दें, सैंपल साइज कम कर दें, जूनियर से कहते कर लो, ठीक है। बहुत डिटेल्ड रिव्यू ना करें, क्लियर है, याद रहेगा। इससे आपका ऑडिट क्या होगा, एफिशिएंट भी, इफेक्टिव भी। जब रिस्क असेसमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं आते तो अब आए ना वो 25-30 साल पहले, 40 साल पहले, इससे पहले नहीं। जैसे मेरे फादर कहते मैंने ऑडिटिंग पढ़ी है तो रिस्क असेसमेंट नहीं होती थी। हम क्या करते थे, पूरे ऑडिट पे जितने भी हेड्स होते हैं ना, बैलेंस शीट के, प्रॉफिट लॉस के, एक ही तरह के 25% आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उससे होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट बना रहा हूँ, आपने हर आइटम को 25% चेक कर लिया, आपने कहा ये 25% है, मैं चेक करूँगा, सबको इतना चेक करूँगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिस्क लो है, यहाँ हाई है, यहाँ हाई है, यहाँ लो है। जहाँ रिस्क लो था वहाँ 5% करके भी गुजारा, तो आपने क्या किया, ओवरवर्क, ऑडिट अपना क्या कर लिया, इनएफिशिएंट। और जहाँ पे रिस्क हाई था वहाँ आपको 75% करना चाहिए था, वहाँ आपने क्या किया, अंडरवर्क, वहाँ आपने काम, मेरे ख्याल 2 से समझ आ गई है ना, इनइफेक्टिव हो गया काम। तो आपने ऑडिट को इनफेक्टिव भी करते रहे, इनएफिशिएंट भी करते रहे। जहाँ पे काम की ज़रूरत नहीं है वहाँ काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। फिर 80 फुट नीचे पानी था, 80 फुट में बोर आ गया, पानी मिल गया, अब और खोद दिया रहे, खोद दिया रहे, खोद दिया रहे, जरूरत नहीं। ठीक है जी। चले आगे जी, रिस्क असेसमेंट का पता समझ आ गया क्यों करते हैं रिस्क असेसमेंट हम। चले आगे जी। तो स्टैंडर्ड सबसे पहले क्या रिक्वायर करता है, असेस करें और जैसा रिस्क है वैसा रिस्पॉन्स करें। जैसा रिस्क है, रिस्क असेसमेंट में स्टैंडर्ड है हमारे कोर्स में है 315 ISA 31। जैसे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, रिस्क असेसमेंट करेंगे। अच्छा, रिस्क असेसमेंट में 2 चीज़ शामिल है, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। सुन लो गौर से जरा। रिस्क क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क है भी है तो
असेसमेंट है तो कितना है, ठीक है। हमें नहीं आइडिया, अगर आप यूरोप या सेंट्रल यूरोप में देखें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जो हमारे रिलेटिव रहते हैं ना, वहाँ पे दोस्त रहते हैं, वो जैसे सुबह उठ के पहला काम पता है करते हैं, उठने की दुआ पढ़ने के बाद वेदर चेक करते हैं, कैसी वेदर कैसा है, भाई बारिश है, यस, कितनी है, उसके परसेंटेज देखते हैं। फिर हम, ठीक है, ये क्या होगी, रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, बारिश है, कितनी है, फिर जितनी होती है वैसा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में स्टैंडर्ड कौन सा है, 309। फिर बारिश रिस्पॉन्स क्या होगा बारिश का, या इतनी इतनी हल्की सी बारिश है, एंजॉय करते हुए जाएंगे यार, कॉफ़ी का मग पकड़ेंगे हाथ में, ओवरकोट पहनेंगे, हैट लेंगे, एंजॉय करते जाएंगे। आज तो पैदल जाने वाला मौसम, या नहीं जाता यार, अम्ब्रेला ले लेते या रेनकोट ले लेते, या इतनी ज़्यादा कि यार आज घर रह लेते हैं, आज ऑफ कर लेते। रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना आप, यही ऑडिट में है। ऑडिट में आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, और उसके बाद उस रिस्क का रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे करना है मैंने बता दिया कि आप उसकी प्रॉपर एक बनाएंगे, मिटिगेटिंग प्लान बनाएंगे कि अब डेटर्स में रिस्क है, क्या करना है, डेटर्स में रिस्क है, क्या करना है, ठीक हो गया, कोई मसला, मुझे लगता है ये लफ्ज़ हजम हो गए। आगे चलें, बोले बोले जल्दी से। आगे ना नए नए लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे, परेशान नहीं होना। ये सारे लफ्ज़ पे हमने इस पर स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं आगे। बोर्ड पे आया था, मैंने क्या लिखा हुआ है, पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है आपने। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दो तरह के हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ये दो पोर्शन है ना इसके, दो तरह के प्रोसीजर हैं। रिस्क, सबसे पहले रिस्क असेस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है। इस स्टैंडर्ड का नाम पता क्या, 313 का, 315 का, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, ठीक हो गया। इसका नाम पता क्या है, स्टैंडर्ड का नाम, रिस्पॉन्डिंग टू द असेस्ड रिस्क। जो पिछले स्टैंडर्ड में रिस्क असेस किए हैं ना, उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड में आके रिस्पॉन्स। मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। दो कैटेगरी समझ आ गई, एक प्रोसीजर्स की, ऑडिट प्रोसीजर्स की दो टाइप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेस करें, और फर्दर, क्लियर। ये किसकी टाइप्स हैं, अब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की टाइप्स बता दूं क्या है। पहली टाइप क्या है, कौन सा कंट्रोल्स, कौन से कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जब एंटिटी का जाते हैं, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, कैसे करते हैं कंट्रोल सिस्टम, ऑब्जर्व करते हैं, कैसे, फॉर एग्जाम्पल परचेज सिस्टम कैसे करेंगे, पढ़ लिया ना आपने। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे, आप एक परचेज, एक इनवाइस है, ये इनवाइस को पकड़ लेंगे आप, इसका मतलब ये परचेज हुई है। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे परचेज हुई है, मुझे रिक्विजिशन दिखाओ। रिक्विजिशन कहाँ है, बनी थी, अप्रूवल हुई थी,
चीफ सेक्रेटरी ने अप्रूव किया था, परचेज डिपार्टमेंट में गई थी, परचेज डिपार्टमेंट कोटेशन लेके आया था, अच्छी कोटेशन की स्क्रूटनी हुई थी, ऑर्डर प्लेस हुआ था, गुड्स इनवर्ट बना था, इंस्पेक्शन नोट बना था, इंस्पेक्शन में देखा गया क्या इनवाइस थी, क्या रिपोजिशन थी, क्या गुड्स आई आपस में मैच की नहीं, स्टोर रिसीट नोट बना, स्टोर इशू नोट बना, पेमेंट हुई, पेमेंट करते हुए टैक्स कटा, सब कुछ हो रहा है। आप क्या कहेंगे? परचेज सिस्टम ठीक है। समझ गए? याद रहेगा? फायदा हो गया ना पढ़ने का? अच्छा, ऐसे आप क्या करेंगे? सेल हुई है, सेल में सेल हुई है, क्या करेंगे आप? चेक करने का सिस्टम ठीक काम कर रहा है। सेल सिस्टम में भी आपने नहीं पढ़ा, परचेज तो पढ़ा, समझ गए। सेल, इसको रेसिप्रोकेट कर लें। वहां क्या था? परचेज में ऑर्डर किया था, यहां क्या हुआ? ऑर्डर आया था, गुड्स की प्रोडक्शन हुई थी, ठीक है, और डिलीवरी नोट बना। जैसे इन होते हुए इंस्पेक्शन हुई, आउट होते हुए इंस्पेक्शन हुई कि क्या आउट हो रहा है, किसके अगेंस्ट आउट हो रहा है, डिलीवरी नोट क्या है, ऑर्डर क्या आया था, इनवाइस क्या बन रही है, ठीक है, स्टोर इशू नोट बना, गेट आउटवर्ड बना, और जिसको डिलीवर किया है उससे डिलीवरी नोट पर साइन दिए कि बाकी डिलीवरी हुई है, सब कुछ हो रहा है। आप क्या कहेंगे? हाँ। अच्छा, वहां पैसे, वहां पेमेंट की थी, यहाँ पेमेंट समझ गए? याद रहेगा? तो आप क्या करते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और दूसरे कौन से हैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। परेशान नहीं होना, नए वर्ड हैं ये, हमें इतने पढ़ने हैं। ये टेबल जो मैं लिख रहा हूँ ना, बनाया आपके पास, ये कम से कम, मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, कम से कम 35 से 40 मिनट मैं टेबल पे लिखूँ, इसको बोर्ड पे लिखूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब 35-40 बार देखेंगे तब हम समझ लेंगे, अभी नहीं समझना, अभी भी समझ लें, इसके बाद गुजारा नहीं है। मैंने आगे जो पढ़ाना सबको सवाब करता जा रहा हूँ। मैंने क्या पढ़ाना है? 2 चैप्टर इस पे, 15 दिन मैंने ये पढ़ाना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स 2 चैप्टर इसके, चैप्टर 5 और 6। और क्या पढ़ाना है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये पूरी बुक लिख दी मैंने सामने, ठीक हो गया। सब्सटैंटिव प्रोसीजर की फिर 2 टाइप्स हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सुना हो ना वर्ड, पूरा आप लिख लें, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एनालिटिकल प्रोसीजर और कोई मसला, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऑडिट प्रोसीजर्स 2 तरह की ब्रॉडली, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और, ठीक है, फंक्शनल प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को आप समझ गए, ठीक है। और आगे सब्सटैंटिव, सब्सटैंटिव की फिर 2 टाइप्स हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये आपने समझ लिया होता क्या, पढ़ लिया था हमने उस दिन। और टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है कि हम डिटेल्स में जाके, डेप्थ में जाके चेक करते हैं कि, ठीक है। मिसाल के तौर पर सैलरीज का ऑडिट करना है, सैलरीज का, किसका? एक तो हम एविडेंस ले लें एनालिसिस करके, कैसे ले लें, ठीक है, सुने ज़रा। एनालिसिस क्या है? आपके मैं 2023 में ऑडिट करने आया था, 100 मिलियन की सैलरी थी और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, ठीक है, और एवरेज सैलरी कितनी थी? 10, एवरेज कितनी थी? अच्छा, 2024 में फिर आया हूँ, एम्प्लॉइज हो गए हैं 12, एम्प्लॉइज हो गए हैं, तो ये इस दफ़ा कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, यही होनी चाहिए ना। अब क्या कर रहे हैं? सैलरी चेक कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं? एनालिसिस। क्या कर रहे हैं? इस दफ़ा सैलरी कितनी होनी चाहिए? फिर आपने पूछा कि कोई इंक्रीमेंट लगा इस दफ़ा? ओके, यस 10% लगा है आपके, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक दफ़ा, इस दफ़ा कितनी होनी चाहिए? 132 मिलियन सैलरीज, इतनी होनी। अभी आप देखते हैं बुक्स में कितनी आ रही हैं। बुक्स में पता लगा, बुक्स में आ रही है 133.5 मिलियन। इतने का फ़र्क है सर। आप कहते हैं यार ये रीज़नेबल लग रही है। ये सैलरी क्या है? मैंने एनालिसिस किया था, मेरे एनालिसिस में 132 मिलियन चाहिए, ये 133 आ रही है, ठीक है, इतना डेविएशन तो आ सकती है ना। ओके, समझ आ रही है आपको? ये क्या है? एनालिसिस। डिफरेंस इमेटीरियल। आप कहते हैं यार मैं सेटिस्फाइड हूँ 133.5 मिलियन सैलरीज पे। ये क्या है? एनालिसिस। ठीक हो गया। ये क्या है? नैरेटिव। टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या है? आप कहते हैं मैंने एनालिसिस नहीं करना। 133.5 मिलियन सैलरीज है, सैलरी शीट्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी लिस्ट लेके हैं। लिस्ट आ गई जी। लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय का नाम, एक नंबर, फादर का नाम, किस डिपार्टमेंट में है, टोटल सैलरी कितनी है, कितने नंबर ऑफ डेज वर्क किया, ट्रांसफ़र कितनी होनी है, कोई डिडक्शन तो नहीं करनी, टैक्स कितना कटेगा, और टोटल नेट पेएबल कितनी है, सबका टोटल। ये बैंक में चलेगी नेट पेएबल, और टोटल सैलरी कहाँ आ गई? एक्सपेंस में। ऐसी है ना? समझ गए? कोई बात ऊपर से नहीं गुजरी। अब आपके पास, ठीक है, 10,000 एम्प्लॉयज़ की क्या आ रही है? रिकॉर्ड आ रहा है, लिस्ट आ गई। एक एक एम्प्लॉय को क्या पे किया, कितना पे किया, कैसे पे किया, कितना टैक्स कटा, कितना सोशल सिक्योरिटी कटा, कितना प्रोविडेंट फंड कटा, कितना उसके अकाउंट में गया, कितना प्रॉफिट लॉस में गया। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं? इनमें से आप कहते हैं यार मुझे ना सैंपल बेस पे 50 एम्प्लॉय सेलेक्ट करें। 50 एम्प्लॉयज़ कर ली। आप कहते हैं इन सबकी पर्सनल फाइल लेके आओ मेरे पास। इन सबकी पहली फाइल खोली, किसकी है? मिस्टर ए। मिस्टर ए आ रहा है, यस। इसकी कितने दिन, महीने कितने दिन की सैलरी लगी है? 28 दिन की। तो 2 लीव्स होनी चाहिए, तो 2 लीव्स आ रही हैं यहाँ पे पर्सनल फाइल में। इसमें 28 दिन, ठीक है। अच्छा, इसकी सैलरी लिखी है 70,000। तो आखिरी इंक्रीमेंट लेटर कितनी लिखी हुई इसकी? आखिरी जो इंक्रीमेंट लेटर है इसका, उस पर 70,000 होगी तो मिल रही है ना इसे। 70,000 मिल रही है। ये वाकई एम्प्लॉई है, इसका CNC है, कब आया था? ठीक है, चेक कर लिया आपने, तसल्ली होगी। इसको चेक, दूसरा एम्प्लॉई, तीसरा, उसको शीट से चेक करते जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ, याद रहेगा। एविडेंस एनालिटिकल प्रोसीजर से कैसे लेते हैं, और टेस्ट ऑफ। कोई मसला? क्यों जी? जल्दी से बताएं, समझ आ गई आपको? एश्योरेंस देते हैं मुझे किस लेवल की? इसका मतलब नहीं है तो रीजनेबल तो देना कम से कम। रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस तो दें। क्यों जी? चले आगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर्स ब्रॉडली 2 तरह के मिलेंगे, रिस्क असेसमेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फिर 2 तरह के, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। कई दफ़ा हम एश्योरेंस लेंगे कंट्रोल से, कई दफ़ा लेंगे, कई दफ़ा डिटेल्स। यही 3 तरीके हैं एश्योरेंस लेने के। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, रिस्क असेसमेंट करके कोई एश्योरेंस मिलती है?
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का आउटकम क्या होता है? कोई एश्योरेंस मिलती है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से कोई एश्योरेंस क्या मिलता है? इसका इसका कंक्लूजन क्या होता है? ये क्या बात की? इंगेज किस में इंगेज हो? इंगेज तो हो चुके हैं। हमने क्या पढ़े थे? 4 फेजेस पढ़े थे ऑडिट के। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा? प्लानिंग एंड, फिर क्या पढ़ा? एग्जीक्यूशन, फिर क्या पढ़ा? अगर इंगेज ही नहीं होता यहीं पे मक्खू ठप दिया था आपने, फिर तो मसला ही हल हो गया। आप रिस्क असेसमेंट करने के आए अगर ऑडिट नहीं करना तो? अब तो आप ऑडिट में आ चुके हैं, अब तो आपने रिपोर्ट देनी है, उसी के लिए रिस्क असेस कर रहे हैं। आपने प्रोसीजर परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने से पहले क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैंने एक दिन पहले भी लेसन दिया था कि हमने जल्दी आंसर नहीं करना है, अच्छा आंसर करना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का कंक्लूजन क्या होता है? इसका कंक्लूजन होता है कि रिस्क है या नॉर्मली रिस्क होता है। ऐसा नहीं मतलब रिस्क ना हो। रिस्क है तो हाई रिस्क है, मीडियम लेवल का रिस्क है, या बस ये पता लगेगा। इससे कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगी। एश्योरेंस कहाँ से मिलेगी आपको? यहाँ से कोई एश्योरेंस नहीं मिल रही। यहाँ से पता लग रहा है नहीं, और है तो हाई लेवल का है। ठीक है, फिर जैसा रिस्क होगा वैसे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे आप। यहाँ से आपको फर्दर और प्रोसीजर एश्योरेंस मिलेगी। फर्दर प्रोसीजर में 2 तरह, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव। तो एश्योरेंस किससे मिलेगी? कंट्रोल से, एनालिटिकल से, और इनसे एश्योरेंस मिलेगी। समझ गए जी? जल्दी जल्दी से बोलें। अच्छा, एक और चीज़, मैंने आपको डे 1 पे कुछ प्रोसीजर लिखवाए थे, याद है? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिसिस। ठीक है, बोर्ड में है, जल्दी से ये प्रोसीजर मैंने लिखवाए थे। गौर से मेरी बात सुननी है, ये आपका लेसन नंबर 2 है। वेदर आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, रिस्क, या आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हो, या एनालिटिकल कर रहे हो, या टेस्ट ऑफ, इन 7 में से कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहे होंगे। 8वां, इन्हीं टेक्निक्स में कोई ना कोई यूज़ कर रहे होंगे रिस्क असेस करते हुए भी। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करते हैं? रिस्क असेस कर रहे हैं, क्या करेंगे? इंक्वायरीज करेंगे, रिस्क का पता लगता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ऑडिट करने गए, आप तुमसे पूछेंगे यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का बोनस प्लान है? मैनेजमेंट का प्लान है कि हाँ जी, मैनेजमेंट को 5% ऑफ द प्रॉफिट बोनस मिलता है। मैनेजमेंट को ऑफ द प्रॉफिट बोनस मिलता है, उन्होंने आपको बताया, मैनेजमेंट ने बता दिया। इसमें कोई रिस्क है? आप ऑडिट करेंगे नियाग्रा मिल्स का, आपने उनसे पूछा कि जी मैनेजमेंट को बोनस प्लान मिलता है? CFO सब बताते हैं कि जी जो भी प्रॉफिट आता है उसका 5% वो बोनस मिलते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि कोई रिस्क है यहाँ पे? नहीं है। फिर सोचें क्या आगे? एम्प्लॉयज में मैनेजमेंट की बात करो, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को
चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बोनस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मैनेजमेंट का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बताइए। चुप करके मैंने बैठने नहीं जाना, चलेंगे नहीं, भी खड़े रहेंगे नहीं। देखिए रिस्क क्यों नहीं लग रहा। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरी मिसेस डायरेक्टर है, नियाग्रा मिल्स के ओनर है, और हमें पता है कि प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उसका 5% मेरी कोशिश नहीं होगी कि मैं प्रॉफिट को अच्छा प्रॉफिट ओवर से प्रॉफिट को कंट्री नहीं होती। प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? सेल्स के तो यहाँ पर रिस्क क्या आ गया? ओवर स्टेटमेंट इन रेवेन्यू, या फिर अंडर स्टेटमेंट इन, दो रिस्क आ गए। कहाँ से पता लगे? आपने क्या किया? ठीक है। अब अब आप ऑडिट करने जाएंगे, जहां पे मैनेजमेंट का बोनस प्लान होगा, फौरन कहेंगे यार ये रिस्क हाई, क्या हाई रिस्क है। अब जैसे मैं सेल्स में आऊँगा, सेल्स में मैं कहूँगा सेल्स में रिस्क क्या है? ओवर स्टेटमेंट का रिस्क क्या है? अंडर स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। तो आप बेशक रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, एक तो ये बड़ी गलत जगह पे लगा हुआ है, बड़ी बुरी तरह शोल्डर पे लगता है। आप क्या कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हैं, एनालिटिकल कर रहे हैं, या टेस्ट ऑफ, आप इनमें से कोई ना कोई टेक्निक यूज़ कर रहे होंगे, इसके अलावा कोई नहीं। ये एक एनालिटिकल यहाँ पे आ गई, एनालिटिकल प्रोसीजर्स यहाँ पे, ये बाकी सारे हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं हम? चले आगे, समझ आ गई? मैंने कहा था कि 200 सीरीज इससे बिलोंग करती है, 300 इससे करती है, 400, 500, 600 इससे करती है, 700। अब प्रोसीजर तो यही है ना, ये तो ऑडिट से पहले की चीज़ें हैं, ये बाद की, ये तो रिपोर्ट होगी। प्रोसीजर्स कौन से हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और, ठीक है, यानी ऑडिट का फेज नंबर फिर सोच रहे हैं, ऑडिट का फेज नंबर 2 और 3 में हमें क्या मिलेगा? प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? एविडेंस। उस एविडेंस की बेस हम क्या देंगे? रिपोर्ट। समझ आ गई? कोई मसला? जी, कोई मसला नहीं आता। इरेज कर दूं मैं? जो टर्म्स यूज़ करो इनसे परेशान नहीं होने, ठीक है। मैंने बताया इनके पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स हैं इन पे, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, 300 सीरीज, पूरी सीरीज, 400, 500 सीरीज, एक स्टैंडर्ड, दो स्टैंडर्ड नहीं,
कई स्टैंडर्ड्स, तो इसको हमें डिस्कस करते रहना है। और फर्दर पीछे पता नहीं क्या होता है, सब्सटेंटिव पीछे पता नहीं क्या होता है, पता नहीं, तो भी छोटे अगले अटैम्प्ट में आके पढ़ेंगे बड़े होके। इस तरह के बच्चे क्वेश्चन एक टर्म या मुझसे पढ़ाओ, एक टर्म बजाय समझने के बच्चे बाइक कोरिडोर में मिलता है, सर वो मैं अगली दफ़ा पेपर दे दूँ। ठीक है, तो ये नहीं करना, बकरी नहीं बनना, शेर बनना। ठीक है मेरी भी ऐसी कॉम्प्रिहेंशन होती थी, वो यार ये बहुत मुश्किल है, ऑडिट बहुत मुश्किल है, ड्राई सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑडिट बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है, सिर्फ ये है कि आपने अपनी केमिस्ट्री से मैच करनी है। आपने अपनी केमिस्ट्री इसके साथ मैच करनी है, इसके साथ दोस्ती करनी है। दोस्ती नहीं करेंगे एक चुड़ैल बन जाएगी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की नेचर और है, आसान है और बुक से हैं, ये प्रैक्टिकल है। बिजनेस पढ़ लिया, बड़ा आसान है बिजनेस, सेल परचेज करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसमें इनएलिजिबल ऐड कर दें, एलिजिबल लेस कर दें, उसमें रेट लगा दें, घर चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ वैसे हैं ये। इसकी अभी कल बात हो रही थी बिल्डिंग की, आज मैंने सिनेरियो चेंज कर दिया, फिर मैंने रिलीज वाला सिनेरियो कर दिया, सिनेरियो चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, आपके प्रोसीजर चेंज होते जा रहे हैं, वही बिल्डिंग है वैसी है। ठीक हो गया, चलेंगे। एक हम वर्ड बहुत सुनते आ रहे हैं, रिस्क। तो रिस्क क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देखें, रिस्क क्या होता है? जब हम बात करते हैं रिस्क, तो रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब क्या है जनरल लाइफ में? खतरा, नॉर्मली खतरा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हम ना रिस्क को हमेशा नेगेटिव सेंस में लेते हैं। रिस्क पॉजिटिव भी होता है कई दफ़ा। यार रिस्क क्या है कि मैं फेल ना हो जाऊँ, यही रिस्क है ना। तो रिस्क भी तो अगर पास ना हो जाए, रिस्क बहुत साइड होता है, फेवरेबल और। ठीक है, रिस्क है कि यह बारिश ना हो जाए, या पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब ना हो जाए, इसका रिस्क है। मौसम ख़राब ना हो जाए, ये आम लाइफ में बातें करते हैं। ये रिस्क है मैं बाइक चला करते हूँ, टूर पे जा रहा हूँ, यार रिस्क है यार टायर पंचर ना हो जाए, स्टेपनी में हो आप चेक कर लो, करते हैं ना रूटीन में सही बातें। जब हम ऑडिट में आएंगे ना, ऑडिट की दुनिया में, तो रिस्क का मतलब क्या होगा? ऑडिट रिस्क, इसका मतलब क्या होगा? अब इसको मैंने आइंदा रिस्क बोलना, तो आपने क्या समझना है? ऑडिट रिस्क। अब नहीं समझना शायद टायर ना पंचर हो जाए, ये ठीक है। ऑडिट में रिस्क क्या है और ऑडिट रिस्क क्या होता है? इस ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क, लिख लें। ऑडिट रिस्क that the auditor will give an inappropriate opinion. Auditor will give an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. When financial statements are, shortly रिपीट करता हूँ मैं, रिस्क, ऑडिट रिस्क क्या है कि ये रिस्क ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा? नहीं लिखेगी डेफिनेशन में। रिस्क क्या, ऑडिटर क्या दे देगा? ऑडिटर क्या दे देगा? गलत ओपिनियन दे देगा। कब?
व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा, वो क्या होगा कि सब कुछ ठीक है। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है, ऑडिटर क्या कह रहा है, इनअप्रोप्रिएट दे रहा है। वो इनअप्रोप्रिएट क्या होगा, क्या होगा कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पढ़ा हुआ ना, एंड फाइनेंशियल में प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन केस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। दोनों फ्रेमवर्क पढ़े हुए ना, ऑडिटर कह रहा है सब कुछ ठीक है, अकाउंट फ्रेमवर्क के मुताबिक बने हैं, ऑल इज वेल, सब अच्छे की बात है। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, इस चीज़ के रिस्क को क्या कहते हैं, याद रहेगा, पक्की बात है। इसके ना 3 लफ्ज़ मैं आपको आज सुना के जा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं आज, कल पढ़ेंगे। ऑडिट रिस्क की ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कुछ, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। बस ये लफ्ज़ सुन लें, यहीं पे मेडिट करें। ऑडिट रिस्क क्या होता है मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। ऑडिट रिस्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इनहेरेंट रिस्क और डिटेक्शन। डिटेंशन होता है किसी को जेल में डाल देना, डिटेन कर देना, ठीक है। ये क्या है, डिटेक्शन। परेशान नहीं होना है, ये मैंने बहुत दफ़ा वर्ड्स पढ़ने हैं आगे। ऑडिट की जब भी बात करेंगे तो हम देखेंगे और डिटेक्ट, डिटेक्ट, डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। हम स्टेटमेंट डिटेक्ट करने आते हैं ना, हम वो करने में फेल हो गए, मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में फेल हो गए, यही रिस्क है ना, इसलिए तो गलती हुई, इसलिए तो मैंने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया ना, ठीक है। ऑडिट रिस्क क्लियर है जी, क्या है जी, रिस्क दैट ऑडिटर विल गिव एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। यहाँ से हम चल अपना लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे।